वह लिखता है, वही गुणवान कवि प्रशंसा का अधिकारी हैं जो राग द्वेष से मुक्त होकर एकमात्र तथ्यों के निरूपण में ही अपनी भाषा का प्रयोग करता है। वह हमें बताता है कि इतिहासकार का धर्म मात्र ज्ञान घटनाओं में नई घटनाओं को जोड़ना नहीं होता, अपितु सच्चा इतिहासकार प्राचीन अभिलेखों तथा सिक्कों का अध्ययन करके विलुप्त शासकों तथा उनकी विजयों की पुनः खोज करता है। कल्हण का यह कथन भारतीयों में इतिहास बुद्धि का सबल प्रमाण प्रस्तुत करता है। 7वीं सदी के चीनी यात्री हेनसांग ने लिखा है कि भारत के प्रत्येक प्रांत में घटनाओं का वर्णन लिखने के लिए कर्मचारी नियुक्त किए गए थे। प्रारंभिक विदेशी प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में सबसे पहला प्रयास यूनानी लेखकों द्वारा किया गया। उनमें सर्वाधिक उल्लेखनीय हेरोडोटस हैं, निरियाकस और मेगस्थनीज, प्लूटार्क, एरियन, स्ट्रेबो, प्लिनी और टालमी हैं। लेकिन मेगस्थनीज को छोड़कर इन सभी ने भारतीय इतिहास में सही अर्थों में केवल सीमांतिक रूप से स्पर्श किया है। उनका सरोकार अधिकांशतः भारत के उत्तर पश्चिम भागों और प्रधानतः उन क्षेत्रों से ही रहा जो फारस और यूनान के क्षत्रपों के राज्यों के भाग थे, वहाँ अथवा जहाँ सिकंदर का अभियान हुआ था। मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका नामक पुस्तक में विस्तारपूर्वक लिखा है। लेखक वह पुस्तक आज हमें उपलब्ध नहीं है, लेकिन परंतु इसके अंश डायोडोरस, स्ट्रेबो और एरियन के लेखों में शामिल अनेक उद्धरणों में मिलती हैं। इतिहास लेखन का दूसरा महत्वपूर्ण चरण अल-बरूनी से शुरू होता है, जिसका जन्म 973 ईस्वी में मध्य एशिया में खीवा में हुआ और इसकी मृत्यु 1048 ईस्वी में गजनी में हुई थी। अल-बरूनी ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया तथा भारतीय स्रोतों का सही ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की। उसके अध्ययन का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत दर्शन, धर्म, संस्कृत और समाज से लेकर विज्ञान, साहित्य, कला और चिकित्सा तक है। उसकी पुस्तक, जिसका नाम है तहकीक-ए-हिंद या किताब-उल-हिंद, को काफ़ी हद तक वस्तुपरक माना जाता है, परंतु कभी कभी वह भी अपना क्षोभ व्यक्त करते हुए कहता है कि हिंदू यह सोचते हैं कि उनके देश के जैसा अन्य कोई देश नहीं है, उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं है, उनके राजा जैसा कोई राजा नहीं है, उनके धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है, उनके विज्ञान जैसा कोई विज्ञान नहीं है। ये बात किसने लिखी थी? यह बात अल-बरूनी द्वारा लिखी गई है। ईसाई धर्म प्रचारक और ज्ञानोदय। ईसाई धर्म प्रचारकों ने भारत के बारे में अनेक ग्रंथों की रचना की, परंतु उनमें से अधिक रचनाओं को निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने में और लिखने में उनकी अधिक रुचि उनके दोष दर्शाने और अपने धर्म प्रचार करने में और लिखने में उनकी अधिक रुचि उनके दोष दर्शाने में और अपने धर्म प्रचार संबंधी क्रियाकलापों के लिए भूमिका तैयार करने में थी। ज्ञानोदय के साथ साथ भारत के बारे में यूरोपीय इतिहास लेखन का एक अन्य दौर प्रारंभ हुआ। जॉन हालहेड एवं अलेक्जेंडर डल ने, जो सभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े थे, भारतीय इतिहास और संस्कृति के बारे में लिखा और प्राचीन संसार में भारतीय श्रेष्ठता सिद्ध की। उन्होंने पौराणिक सूत्रों के आधार पर मानव जाति के अति प्राचीन होने का वर्णन किया। हालवेल ने लिखा कि हिंदू ग्रंथों में ईसाई ग्रंथों में उद्घाटित सत्य से कहीं अधिक श्रेष्ठ सत्य का उद्घाटन किया गया है और उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट में वर्णित बाढ़ आने की समय को उससे कहीं पहले का माना है। हालवेल ने यह भी लिखा है कि मिस्रवासियों, यूनानियों और रोमनों की मिथक विद्या और सृष्टि मीमांसा ब्राह्मणों के सिद्धांतों से उधार ली गई हैं। हालहेड ने भी भारतीय इतिहास, धर्म, पौराणिक कथाओं आदि
के विभिन्न पहलुओं की आलोचनात्मक ढंग से जांच की थी और उनसे 4 युगों में विभाजित मानव इतिहास के विशाल अवधियों के बारे में चर्चा की और यह निष्कर्ष निकाला कि मानव उत्पत्ति से लेकर उसके विकास तक का इतिहास मात्र कुछ हजार वर्षों में समेटा नहीं जा सकता है। 17वीं और 18वीं शताब्दी के यूरोप में रचित साहित्य के विशाल परिणाम के आधार पर बहुत से विद्वानों और बुद्धिजीवियों ने, जिन्होंने कभी भारत देखा ही नहीं था, भारत के बारे में लिख डाला। महान बुद्धिजीवी और राजनीतिक विशारद वोल्टेयर ने भारत को धर्म के सबसे प्राचीन और विशुद्ध रूप में वासभूमि और विश्व की सभ्यता की शैशव स्थली माना था। उसने भारतीयों का वर्णन करते हुए कहा था कि अपने अंकों, बैंक गेमन, पासे का खेल, शतरंज के खेल, रेखा गणित के अपने प्रथम सिद्धांतों, अपनी कथा कहानियों के लिए जो हमारी अपनी बन चुकी हैं, हम भारतीय लोगों के ऋणी हैं। उसने आगे लिखा है कि संक्षेप में मेरी यह मान्यता है कि हमारी प्रत्येक चीज़, खगोल विद्या, ज्योतिष विद्या, आध्यात्म विद्या, तत्व मीमांसा आदि गंगा के तट से आई हैं। फ्रांसीसी प्रकृति वैज्ञानिक और यात्री पियर दी सोनरेत का विश्वास था कि सारा ज्ञान भारत से आया है, जिसे वह सभ्यताओं की भूमि मानता है। 1807 में प्रसिद्ध दार्शनिक सेलिंग ने लिखा है कि वास्तव में यूरोप एक ठूंठ अनुपजाऊ तने के अलावा और क्या है, जो अपनी हर चीज़ के लिए प्राच्य पैबंदों का ऋणी है। प्रख्यात दार्शनिक इमैनुअल कांट ने भी प्राचीन भारतीय इतिहास और सभ्यता की महानता को स्वीकार किया था। उन्होंने लिखा था कि उनके धर्म में एक महान विशुद्धता थी, उसमें हमें देवत्व की विशुद्ध कल्पना के चिन्ह मिल सकते हैं, जो हमें कहीं अन्यत्र आसानी से प्राप्त नहीं हो सकते। अगला पॉइंट है साम्राज्यवादी इतिहास लेखन। भारत में विलियम जोन्स द्वारा बंगाल में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के बाद भारतीय इतिहास को अपने तरीके से लिखने का प्रयास किया। उन्होंने इतिहास लेखन का उपयोग अपनी उपनिवेशीय स्वार्थ साधन के हित में किया। उनमें शामिल थे विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, मोनियर विलियम्स, J.S. मिल, F.W. हिगल आदि। 20वीं शताब्दी के इस विचारधारा के इतिहासकारों में सबसे प्रसिद्ध विंसेंट आर्थर स्मिथ 1843 से 1920 था, जिसमें प्राचीन भारत का सबसे पहला सुनियोजित इतिहास तैयार किया, जो 1904 में प्रकाशित हुआ था। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान मैक्स मुलर ने वेदों का अनुवाद सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट के रूप में किया, परंतु वह ईसाई धर्म का पक्का संरक्षक था और उसे भारत में भी प्रसारित करना चाहता था। जेम्स मिल ने 1806 और 1818 के बीच की अवधि में 6 खंडों में भारत का इतिहास लिखा, जबकि वह न कभी भारत आया था और न ही उसे किसी भारतीय भाषा का ज्ञान था। उसने भारतीय इतिहास को बिना किसी तक और औचित्य के 3 भागों में विभाजित किया, पहला हिंदू काल, दूसरा मुस्लिम काल और तीसरा आधुनिक काल। उसने हिंदू काल की एक घटिया छवि प्रस्तुत की। जेम्स मिल के पुत्र जॉन स्टुअर्ट मिल और उसके शिष्य मैकाले ने भारत में साम्राज्यवादी नीति और भारतीय शिक्षा के भविष्य को रूप देने में प्राचीन भारत के इस विकृत इतिहास की सहायता में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जेम्स मिल के पद चिन्हों पर चलते हुए भारत में ब्रिटेन सरकार की सेवा में नियुक्त B.A. स्मिथ नामक एक ICS अधिकारी ने 1904 में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का प्राचीन इतिहास नामक एक पाठ्य पुस्तक तैयार की। सिविल सेवा के
वफादार सदस्य के रूप में उसने भारत में विदेशियों की भूमिका पर बल दिया। उसकी पुस्तक में लगभग 1/3 भाग सिकंदर के आक्रमण के बारे में था। स्मिथ का जातीय अहंकार तब स्पष्ट हो जाता है जब वह लिखता है कि हिमालय से लेकर समुद्र तक सिकंदर के विजय अभियानों से एशिया की सबसे बड़ी सेनाओं की अंतर्निहित दुर्बलताएं उजागर हो गई। जब उनका सामना यूरोपीय कौशल और अनुशासन से हुआ, साम्राज्यवादी इतिहासकारों के समूचे दृष्टिकोण को इतिहासकार R.S. शर्मा ने बहुत बढ़िया ढंग से सारांश रूप में प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास की जो व्याख्या की है उसका उद्देश्य था भारत के चरित्र और उसके उपलब्धियों को नीचा दिखाना और विदेशी शासन को न्यायोचित ठहराना। लेकिन इन इतिहासकारों द्वारा प्रतिपादित सामान्य निष्कर्ष या तो मिथ्या हैं अथवा अतिशयोक्तिपूर्ण हैं। वे ब्रिटिश तानाशाही को कायम रखने के लिए अच्छी प्रचार सामग्री का काम दे सकते थे। ऐसे सभी निष्कर्षों का वास्तविक मंतव्य यह दिखाना था कि भारतीय अपना शासन स्वयं करने में असमर्थ हैं। राष्ट्रवादियों का दृष्टिकोण 19वीं शताब्दी का सुशिक्षित भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग प्राचीन भारतीय इतिहास के इन मिथ्या विकृतियों को देखकर घबरा गया। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में राजेंद्र लाल मित्र, R.G. भंडारकर और B.K. रजवाड़े जैसे कुछ विद्वानों ने प्राचीन भारतीय इतिहास को भारतीय दृष्टि से देखने का प्रयत्न किया, लेकिन इतिहास के साम्राज्यवादी संस्करण को वास्तविक चुनौती 20वीं शताब्दी के पहले 25 वर्षों में मिली। इस काल में सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहासकार D.R. भंडारकर, H.C. रायचौधरी, R.C. मजूमदार, P.V. काने, A.S. अल्तेकर, K.P. जायसवाल और K.L. नीलकंठ शास्त्री, T.V. महालिंगम, H.C. राय और R.K. मुखर्जी। D.R. भंडारकर 1875 से 1950 के पुरालेखों और सिक्कों के माध्यम से आधार पर प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। अशोक और प्राचीन राज्य व्यवस्था के बारे में उनकी पुस्तकों में उन अनेक भ्रांतियों का निवारण करने में सहायता मिली जो राष्ट्रवादी इतिहासकारों द्वारा उत्पन्न की गई थी। राजनीतिक विचारों और संस्थाओं के क्षेत्रों में साम्राज्यवादी विचारधारा को सबसे बड़ी चोट K.P. जायसवाल द्वारा पहुंचाई गई। 1924 में प्रकाशित अपनी पुस्तक हिंदू पॉलिटी में जायसवाल ने इस भ्रांति को प्रभावशील ढंग से धराशायी कर दिया कि भारतीयों के कोई राजनीतिक विचार नहीं थे और उनकी कोई राजनीतिक संस्थाएं नहीं थी। H.C. रायचौधरी 1992 से 1957 ने अपनी पुस्तक